हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा मैं आज जीएसटी का लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ आपके लिए। लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट मेरा ये लेक्चर देख रहा है तो बेटा एक वन वन हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप पहले लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, देन आप लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। सर हमें ऐसा क्यों करना है? क्योंकि बेटा मैं ये चाहता हूं कि आपकी जीएसटी के अंदर एक बहुत अच्छी खासी ग्रिप आ जाए, जिससे कि क्या होगा, आप कनेक्टिविटी बना पाओगे, आपको एक एक वर्ड का लॉजिक पता होगा कि इसका नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्यों रखा गया है और हमारी कंट्री ऐसा क्यों कह रही है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो बेटा यहाँ पे जीएसटी जो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उसके अंदर मैं एक एक वर्ड का आपको लॉजिक बताऊंगा कि इस चीज का नाम ये क्यों रखा गया। जैसे आपने सुना होगा एग्जाम्पल के लिए कि जीएसटी के अंदर मॉडल्स हैं, तो बेटा हमारी कंट्री ने कॉन्करेंट डुअल जीएसटी मॉडल क्यों अडॉप्ट किया, तो वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पे चार्ट भी बनाया हुआ है उस चीज के रिगार्डिंग, मैं आपको दिखाता हूं। ये बेटा अगर आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंडिया है उसने कॉन्करेंट डुअल जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया है। तो मैं पूरा का पूरा बेटा यहाँ पे रीजन बताऊंगा आपको कि हमने इसे कॉन्करेंट डुअल जीएसटी मॉडल क्यों कहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कई स्टूडेंट्स जब बताते हैं कि सर जीएसटी का जो इंडिया ने मॉडल अडॉप्ट किया है वो डुअल जीएसटी मॉडल अडॉप्ट किया है, तो बेटा ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने जो जीएसटी का मॉडल अडॉप्ट किया है वो कॉन्करेंट डुअल जीएसटी मॉडल है। अभी बेटा मैं समझा नहीं रहा, मैं आपको कनेक्टिविटी के लिए बता रहा हूं कि अगर हम एक एक चीज को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और यहाँ पे एक एक वर्ड का मैं मतलब आपको बताऊंगा और इस वर्ड को ऐसा क्यों लिखा गया हमारे एक्ट के अंदर वो भी मैं बताऊंगा। तो आज की क्लास रिकॉर्ड करते हैं यहां से, और आज हम कौन कौन से टॉपिक्स लेने जा रहे हैं पहले हम वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग अपना चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। वैसे चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने ओवरव्यू डाला है जीएसटी का। बेटा ये मैंने अपनी जो बुक बनाई है ये मैंने किस चीज के अकॉर्डिंग बनाई है, जो आईसीएसआई ने अपना सिलेबस डाला है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बुक प्रिपेयर की है। मैंने वही कंटेंट्स डाले हैं जो आईसीएसआई ने बताए। मैंने अपनी बुक के अंदर चार्ट फॉर्म में किया है सब कुछ, ये देखेंगे आप किस तरीके से मैंने चार्ट फॉर्म के अंदर इनको डिजाइन किया है। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बताया है, फिर उसके बाद मैंने कुछ आर्टिकल्स बताए हैं। उसके बाद बेटा आज ये वाला टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे, प्रायर जीएसटी आने से पहले कौन कौन से टैक्सेस इंडिया के अंदर थे, और अब आपको पता है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो जीएसटी आने के बाद ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं जो खत्म हो गए हैं और ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं जो खत्म नहीं हुए। तो आज की क्लास के अंदर बेटा ये टॉपिक लेंगे और ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो बेटा प्रायर जीएसटी हमारे पास कौन कौन से टैक्सेस होते थे, अगर आपको पता हो तो जितने भी टैक्सेस यहाँ पे लिखे गए हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि सर आप यहाँ पे ये बताने जा रहे हैं कि इंडिया के अंदर इससे पहले जीएसटी के आने से पहले ये टैक्स इंडिया में लगते थे। तो क्या बेटा आपको ये पता है कि टैक्स लगाने के लिए भारत सरकार के पास पावर होनी चाहिए? जब तक उसके पास पावर नहीं होगी वो टैक्स लगा नहीं सकती। तो अगर हमें कोई लॉ बनाना है तो हमारी कंट्री के अंदर लॉ कहां से बनता है, मैंने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया। तभी बेटा मैं बार बार आपको यही कहूंगा कि अगर कोई भी बच्चा ये लेक्चर नंबर 2 देख रहा है तो पहले ये लेक्चर नंबर 1 देख ले बेटा। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। चलो जी स्टार्ट करते हैं। इसलिए बेटा थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूं कि अगर हमारी कंट्री के अंदर हमें लॉ बनाना है, आपको पता है जीएसटी भी एक क्या है, लॉ है। तो अगर हमारी कंट्री के अंदर हमें कोई भी कानून बनाना है तो बेटा वो कानून बनेगा कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। वो कानून कहां से बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। क्योंकि बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, भारत का संविधान।
हमारी कंट्री के अंदर लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर्स लॉ बनाते हैं। तो जब लेजिस्लेचर्स लॉ बना लेते हैं उसके बाद उसे कंट्री में क्या किया जाता है? इंप्लीमेंट किया जाता है। और इंप्लीमेंट करने के लिए भी एक बॉडी है, एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद इंप्लीमेंट करने के बाद बेटा जो इसमें ऑफेंस करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट कौन देगा? जुडिशरी देगा। तो मैंने अपने लेक्चर 1 के अंदर तीनों डिटेल्स में बता रखे हैं कि लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं। मैं डायरेक्टली उसके आगे आ रहा हूं, मैं रिपीट नहीं कर रहा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर आपको पता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बेटा आर्टिकल्स लिखे गए। तो आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई टैक्स हिंदुस्तान के अंदर लगा ही नहीं सकती जब तक उसके पास उसकी अथॉरिटी नहीं होगी। जब तक उसके पास बेटा क्या होगा? उसकी अथॉरिटी नहीं होगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर्टिकल 246 सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर्स को पावर देता है कि आप टैक्स मैटर से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। और ये पावर जो बताई गई है ये शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बताई गई है। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर शेड्यूल्स हैं, और शेड्यूल 7 के अंदर जिस तरीके से आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 उसके अंदर भी अगर आपको पता होगा तो टोटल 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स बताए गए हैं, जिसमें से आपको पता होगा शेड्यूल 3 रिगार्डिंग किसके है बेटा? हाँ जी, शेड्यूल 3 किसके रिगार्डिंग है? बैलेंस शीट के रिगार्डिंग है। बेटा सेम ऐसे ही इनकम टैक्स के अंदर है। हमारे टोटल इनकम टैक्स में आपको पता है कितने सेक्शन है? तो हमारे टोटल इनकम टैक्स के अंदर 298 सेक्शंस हैं, और शेड्यूल्स पता है आपको कितने? 14 शेड्यूल्स हैं बेटा। ठीक है जी। तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 7th शेड्यूल है जिसके अंदर पार्लियामेंट के पास और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास पावर है कि वो टैक्स मैटर से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो अगर आप शेड्यूल 7 पढ़ेंगे तो वहां पे आपको 3 लिस्ट मिलेंगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगर बेटा बात करें यूनियन लिस्ट की तो टोटल यहाँ पे 97 एंट्रीज हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और स्टेट लिस्ट में क्या है? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। टोटल 66 एंट्रीज हैं यहाँ पे। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे लॉ बना सकती है। टोटल यहाँ पे 47 एंट्रीज हैं। अगर किसी एक मुद्दे को लेके कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर स्टेट में और आपस में सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है तो बेटा उस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल करेगी। ठीक है, तो चलते हैं आज यूनियन लिस्ट की तरफ। तो बेटा प्रायर जीएसटी आने से पहले हमारी यूनियन लिस्ट में हमारी ये लिस्ट 1 है, तो हमारी इस यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज थी जिनके ऊपर टैक्स लगता था। इससे पहले मैं आपको एक और चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू नो कि हमारी कंट्री के अंदर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं। तो बेटा कौन से 2 टैक्सेस हैं जो हमारी कंट्री के अंदर इंपोज किए जाते हैं? एक तो डायरेक्ट टैक्स है, और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स, रादर इनडायरेक्ट टैक्सेस हम बोलेंगे। यहाँ पे भी बेटा डायरेक्ट टैक्सेस हैं। अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो हमारी कंट्री में इनकम टैक्स है। नंबर 2 बेटा स्टैंप ड्यूटी भी एक डायरेक्ट टैक्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती है। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटा एक्साइज ड्यूटी, नंबर 2 कस्टम ड्यूटी, नंबर 3 बेटा ये सारा हमारे सिलेबस में होता था सीएस प्रोफेशनल में। एग्जीक्यूटिव में एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी नहीं होता था, बट वैट वैल्यू एडेड टैक्स बेटा वो होता था, और सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स ये भी होता था। अब नहीं है क्योंकि अब जीएसटी पढ़ना है बेटा आपको। और अगर 5th बात करें तो बेटा सर्विस टैक्स ये आपके सिलेबस में हुआ करता था। थोड़ा सा इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको।
बेटा आपको पता है इनकम टैक्स हमारी इनकम के ऊपर इंपोज किया जाता है, जो भी हम इनकम अर्न करते हैं, वेदर इट इज लीगल इनकम और इट इज इलीगल इनकम, तो उस इनकम के ऊपर क्या लगाया जाता है, इनकम टैक्स लगाया जाता है। और इसका जो बर्डन होता है वो सेम पर्सन के ऊपर होता है, बट बेटा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं अल्टीमेटली दे आर शिफ्टेड टू द कंज्यूमर्स। तो अगर बात करें बेटा एक्साइज ड्यूटी की, तो एक्साइज ड्यूटी आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर लगती है या प्रोडक्शन गुड्स के ऊपर लगती है। तो जो गुड्स हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी इंपोज की जाती है। कस्टम ड्यूटी बेटा आपको पता है कि जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी इंपोज की जाती है। और जो बेटा वैट और सीएसटी है, जो वैट और सीएसटी इंपोज किया जाता है, ये मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर इंपोज किया जाता है इफ गुड्स आर सोल्ड विद इन द सेम स्टेट। अगर दिल्ली वाला डीलर दिल्ली में माल बेच रहा है तो वैट लगता था, और अगर एक डीलर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेच रहा है तो उस केस के अंदर बेटा सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। एक और हमारे सिलेबस के अंदर टैक्स हुआ करता था सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स बेटा किस चीज के ऊपर लगता था, सर्विस के ऊपर। तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर सर्विस दे रहा है तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स इंपोज किया जाता था। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो प्रायर जीएसटी हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन कौन से टैक्स यहाँ पे इंपोज कर रखे थे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंट्री नंबर 2 में टैक्स जो लगता था वो इनकम के ऊपर लगता था, और एंट्री 2 किससे गवर्न होती है बेटा, इनकम टैक्स से। अगर 83 की बात करें तो कस्टम ड्यूटी के रिगार्डिंग थी, 83 कस्टम ड्यूटी के रिगार्डिंग थी। अब बेटा 84 में आते हैं, इसको थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे 84 को, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। जो हमारा 84 है वो एक्साइज ड्यूटी के रिगार्डिंग है। बेटा 84 हमारा किस चीज के रिगार्डिंग है, एक्साइज ड्यूटी के रिगार्डिंग है। तो एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टबैको के ऊपर लगती थी, और अदर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इंपोज की जाती थी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा ओपियम, नार्कोटिक ड्रग्स, इन चीज को, गांजा, अफीम, इन चीज के ऊपर भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इंपोज नहीं होती थी। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब ये निकल के आता है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने टबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी इंपोज कर रखी थी, और अदर जो गुड्स कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी। तो एक्साइज ड्यूटी मैंने आपको पहले ही बताया कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी इंपोज की जाती है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इंपोज नहीं होती थी। अब इसका मतलब ये कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने टबैको के ऊपर तो एक्साइज ड्यूटी लगा दी, और अदर गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं इंडिया के अंदर उसमें एक्साइज ड्यूटी लगा दी। कौन सी एक्साइज ड्यूटी बेटा, यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो क्या अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी क्या इंपोज नहीं होती है? बेटा होती है, पर वो किसके पास चलेगी एंट्री, स्टेट लिस्ट के पास। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसकी एंट्री नंबर 51 है, जो कहती है कि अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड ओपियम एंड नार्कोटिक ड्रग्स के ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी इंपोज की जाएगी। कौन सी ड्यूटी बेटा, यहाँ पे मैं स्टेट वर्ड बोल रहा हूं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी इंपोज की जाएगी। इसका मतलब स्टूडेंट ये निकल के आया कि अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। हर स्टेट के अंदर अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर अलग अलग टैक्स के रेट होंगे। तो अगर कोई अल्कोहल दिल्ली में परचेज कर रहा है तो वहां पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी का रेट अलग होगा, और अगर परचेज नहीं कर रहा बेटा, यहाँ पे रादर मैं ये कहना चाहूंगा कि वो पहले मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो आगे उसे सेल करेगा और कंज्यूमर क्या करेगा, उसे परचेज करेगा। तो जो लोग दिल्ली के अंदर अगर कोई इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का, स्टेट एक्साइज ड्यूटी का रेट अलग होगा, और जो लोग हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहां पे रेट अलग होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे जो अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन है वो बेटा स्टेट एक्साइज ड्यूटी है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी का मतलब कि सर ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लग रही है, क्योंकि जब हम अल्कोहल को सेल करेंगे, जब हम अल्कोहल सेल करेंगे, अगर कोई दिल्ली के अंदर अल्कोहल की प्रोडक्शन करता है और वो इस
माल को, अल्कोहल को कहां पे सेल कर रहा है, दिल्ली में सेल कर रहा है, तो बेटा उसके अंदर वैट लगेगा, उसके अंदर क्या लगेगा, वैट लगेगा। और ये सारी कहानी बेटा मैं प्रायर जीएसटी बता रहा हूं। तो एक चीज आप अपने दिमाग में डाल लेंगे कि सर अभी जीएसटी नहीं पढ़ा रहे, सर अभी प्रायर जीएसटी कहानी बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन से टैक्सेस लगते थे। देखें जी ध्यान से, इसका मतलब स्टूडेंट ये निकल के आ रहा है कि सर जो अल्कोहलिक लिक्वर है फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अगर कोई स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट का आप बेटा एग्जांपल ले सकते हैं, हमने दिल्ली का एग्जांपल लिया था कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर अल्कोहल कहां पे इसकी प्रोडक्शन कर रहा है, दिल्ली के अंदर, तो उसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी। कौन से स्टेट की एक्साइज ड्यूटी बेटा, दिल्ली के स्टेट की। अगर कोई हरियाणा में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो हरियाणा स्टेट की एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर इंपोज की जाएगी, क्योंकि बेटा हर स्टेट की जो एक्साइज ड्यूटी का रेट है वो अलग अलग है, मतलब कि रेट ऑफ टैक्स अलग अलग है। जिस तरीके से बेटा आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर वैट का रेट अलग है और हरियाणा के अंदर दिल्ली का वैट का रेट अलग है। अब अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, तो अल्कोहल अगर दिल्ली के अंदर कोई इसका प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी आएगी। अगर कोई दिल्ली के अंदर इसका प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी आएगी। उसके बाद मैन्युफैक्चरर अल्कोहल बनाने के बाद दिल्ली वाला दिल्ली में ही माल बेच देता है, तो बेटा इसके ऊपर क्या लगेगा, वैट लगेगा, वैल्यू एडेड टैक्स। और अगर दिल्ली वाला मैन्युफैक्चरर अल्कोहल बनाने के बाद हरियाणा में बेचेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सीएसटी लगेगा। ऐसा होता था। अब एक ही टैक्स हो गया है, जीएसटी। बट क्या अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा गया है? तो ये हम देखेंगे अभी कि क्या अल्कोहल जीएसटी के अंदर है या अल्कोहल जीएसटी के बाहर है। पहले हम जितना भी यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं वो प्रायर जीएसटी आने से पहले क्या टैक्सेस इंडिया के अंदर इंपोज किए जाते थे वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। तो मेरा सारा फोकस अभी प्रायर जीएसटी है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बार बार यही आ रहा होगा कि सर अब तो जीएसटी के आने से ये सारे टैक्सेस खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हमारे इंडिया की एक पंचिंग लाइन बन चुकी है, वन टैक्स वन नेशन, वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है जी, बट मैं यहाँ पे आपको प्रायर जीएसटी बता रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन कौन से गुड्स के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट ने कौन कौन से गुड्स के ऊपर टैक्स लगा रखा है। तो यहाँ पे हमने क्या कंपैरिजन किया कि सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैबैको के ऊपर और अदर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर क्या कर सकती है, एक्साइज ड्यूटी इंपोज कर सकती है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ओपियम एंड नार्कोटिक ड्रग्स के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इंपोज नहीं कर सकती। तो बेटा ये पावर किसको दे दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड ओपियम एंड नार्कोटिक ड्रग्स के ऊपर क्या करती थी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। ठीक है जी। अब जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ है इसके कंपैरिजन में मैं अभी आपको दिखाता हूं कि जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ है। तो इसका कंपैरिजन करते हैं कि जीएसटी के आने के बाद 84 में और 51 में क्या डिफरेंस आया है। स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ रहा है कि जो यूनियन लिस्ट है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इंपोज कर रखी थी और स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी इंपोज कर रखी थी। अब बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पोस्ट जीएसटी अमेंडमेंट आ गई, शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड कर दिया गया। अगर आपको पता होगा तो शेड्यूल 7 को क्या कर दिया गया है, अमेंड कर दिया गया है बेटा बाय 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग हमने अपने 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या कर दिया, अमेंड कर दिया। तो अगर बेटा हम ध्यान से देखें, हमारी जो पहली लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट है और यूनियन लिस्ट के अंदर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे एंट्री नंबर 84 की। बेटा एंट्री नंबर 84 के ऊपर फोकस करेंगे, ओनली 84 के ऊपर। तो अगर 84 अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो उसने बोला एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम। बेटा ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लिखे हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, यहाँ पे हाई स्पीड है, पेट्रोल है, नेचुरल गैसेस है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पांचों के पांचों पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं।
तो इसका मतलब कि आज भी, क्योंकि मैं आपको ये अमेंडेड एंट्री पढ़ा रहा हूं, अगर आप ध्यान से मेरी हेडिंग देखेंगे तो मेरी हेडिंग क्या है, पोस्ट जीएसटी। पोस्ट जीएसटी का मतलब कि बेटा अब जीएसटी आने के बाद जो हमारा 7th शेड्यूल है लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, उसकी एंट्री नंबर 84 में क्या अमेंडमेंट आई है, क्या चेंज आया है। अभी आपने ऊपर देखा कि सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी इंपोज कर रही थी वो टबैको के ऊपर कर रही थी और अदर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर कर रही थी। क्या यहाँ पे हमें टबैको देखने को मिल रहा है? यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर आज भी टबैको के ऊपर, आज भी बेटा क्या हो रहा है, टबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी इंपोज हो रही है और जीएसटी भी इंपोज हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी हमें देखने को मिल रही है, जीएसटी कैसे इंपोज हो रहा है, मैं इसके लिए आपको जीएसटी के अंदर जब जीएसटी लॉ पढ़ाऊंगा, जीएसटी का कानून में आपको पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं बताऊंगा एज पर सेक्शन 9 ऑफ सी जीएसटी एक्ट 2017 जो टबैको है उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल किया गया है। बट बेटा जो 5 प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर जीएसटी नहीं है। इसका मतलब कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, इसका मतलब कि अगर आप आज फ्यूल परचेज करते हैं तो उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इंपोज की जाएगी। अगर बेटा आप पेट्रोल परचेज करेंगे तो उसके ऊपर आज जीएसटी नहीं लगेगा, उसके ऊपर क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी इंपोज की जाएगी। और अगर वो पेट्रोलियम दिल्ली वाला खरीदने के बाद, मान लो उसने हरियाणा से खरीदा, उसने वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहां से खरीदा, उसने वो जो फ्यूल है उसने कहां से परचेज किया, हरियाणा से। तो जब उसने हरियाणा से परचेज किया होगा तो उसके ऊपर क्या इंपोज किया गया होगा? हाँ जी, क्या ये ट्रांजैक्शन वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो गई? यस सर। तो बेटा उसके ऊपर सीएसटी इंपोज किया गया होगा। क्या इंपोज किया होगा? सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि सर जो हमने फ्यूल पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो हमने दूसरे स्टेट से परचेज किया है तो उसके ऊपर सीएसटी क्यों लग रहा है? अब तो वन नेशन वन टैक्स हो गया है सर, अब तो जीएसटी आ गया है, ये सारे टैक्सेस खत्म हो गए। बट बेटा मैं आपको बता दूं कि जीएसटी के आने के बाद ऑलमोस्ट सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस तो खत्म हो गए, बट कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनको आज भी आउट ऑफ जीएसटी रिजीम रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि जीएसटी के बाहर रखा गया है। तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर आज भी जीएसटी नहीं लगता। तो क्या आने वाले टाइम पे बेटा इनके ऊपर जीएसटी इंपोज हो सकता है? यस, आने वाले टाइम पे इनके ऊपर जीएसटी इंपोज हो सकता है। बट ये सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा बेटा? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। हमने आर्टिकल 279 कैपिटल ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग बेटा एक जीएसटी काउंसिल बना रखी है। आपको बताऊंगा मैं डिटेल के अंदर कि ये जीएसटी काउंसिल क्या है, इसका चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अरुण जेटली जी हैं और इनके मेंबर्स कौन है, सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर हैं। बट मैं डिटेल के अंदर बात करूंगा आपसे कि जीएसटी काउंसिल का मतलब क्या है। तो बेटा यहाँ पे जो लेक्चर मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक एक चीज मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा, एक एक चीज को मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि ऐसा लॉ मेकर ने यहाँ पे क्यों लिखा है। फिलहाल हम ये समझ रहे थे कि एंट्री नंबर जो 84 है, क्या सर उसमें क्या चेंज आया है? तो बेटा सिंपल वर्ड्स में यहां पे देखें तो सर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर आज भी जीएसटी नहीं है, उसके ऊपर सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी है। और अगर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट दिल्ली वाला दिल्ली में बेचेगा तो बेटा आगे एक्साइज ड्यूटी के बाद उसके ऊपर वैट लगेगा, और अगर दिल्ली वाला इसे यूपी में बेचेगा तो इसके ऊपर सीएसटी इंपोज किया जाएगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स। दूसरी तरफ बेटा यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 के ऊपर फोकस करते हैं, टबैको के ऊपर, कि सर जो टबैको प्रोडक्ट है उसका क्या हो रहा है। तो बेटा उसके ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल हो गया है और उसके ऊपर सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि जो टबैको प्रोडक्ट है वो हमारे लिए क्या हो गया बेटा, महंगा हो गया है। तो मोदी जी ने क्या बोलेंगे बेटा इसको, अब जिन लोगों को नॉलेज होगी, मतलब कि धुआं उड़ाना क्या कर दिया है, महंगा कर दिया है। जो लोग धुआं उड़ाते हैं उनके लिए ये चीज क्या हो चुकी है, महंगी हो चुकी है, क्योंकि बेटा उनको जीएसटी भी देना होगा और उनको सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी भी इसके ऊपर इंपोज की जाएगी। ठीक है जी।
बेटा इसी से रिलेटेड एक हमारे पास नेक्स्ट एंट्री थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टेट लिस्ट थी हमारे पास एंट्री नंबर 51। तो 51 में देखते हैं क्या चेंज आया है, क्योंकि 51 में लिखा था प्रायर जीएसटी की सेंट्रल नहीं बेटा, स्टेट गवर्नमेंट, बेटा मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी इंपोज करती थी अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब बेटा यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टेट लिस्ट है, और ये मैं आपको पोस्ट जीएसटी बता रहा हूं कि जीएसटी आने के बाद हमारी जो स्टेट लिस्ट है उसकी एंट्री नंबर 54 में क्या कंपैरिजन है। तो अगर बात करें एंट्री नंबर 54 की, सर आज भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर वैट एप्लीकेबल है, और अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर भी बेटा क्या एप्लीकेबल है, वैट एप्लीकेबल है। तो अगर कोई दिल्ली का डीलर है और वो अल्कोहल दिल्ली वाला दिल्ली में बेचेगा तो वैट लगेगा, और अगर बेटा दिल्ली वाला अदर स्टेट के अंदर बेचेगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर सीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो बेटा कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं एक बार, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स कंक्लूजन बेटा ये निकल के आया, मैं इसका क्रक्स आपको बता रहा हूं कि हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आया, कि सर हमारे पास हम लोग एक्साइज ड्यूटी लगा रहे थे। हम लोग कौन सी ड्यूटी इंपोज कर रहे थे बेटा, एक्साइज ड्यूटी हम लोग इंपोज कर रहे थे। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि बेटा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी इंपोज की जा रही थी, और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी क्या की जा रही थी, इंपोज की जा रही थी। अगर मैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात करूं तो बेटा इसमें दो बातें आ जाएंगी। इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं कि सर प्रायर जीएसटी क्या हो रहा था, और सर अब पोस्ट जीएसटी क्या हो गया है। तो बेटा प्रायर जीएसटी क्या हो रहा था, सर प्रायर जीएसटी जो हमारा टैबैको था उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी इंपोज कर रही थी, और अदर गुड्स के ऊपर जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं या उनकी प्रोडक्शन की जा रही है उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इंपोज की जाती थी। बट जो बेटा अल्कोहल था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो अल्कोहल था, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पोस्ट जीएसटी बेटा मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मैंने एससी लिख दिया ह्यूमन कंजप्शन। तो जो अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन था उसके ऊपर स्टेट की एक्साइज ड्यूटी इंपोज हो रही थी। अब पोस्ट जीएसटी इन्होंने क्या किया है बेटा, सर पोस्ट जीएसटी इन लोगों ने क्या कर दिया, सर पोस्ट जीएसटी इन लोगों ने एंट्री नंबर 84 में क्या अमेंडमेंट की है। तो बेटा एंट्री नंबर 84 में क्या अमेंडमेंट की है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो बेटा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। और अगर बात करें टैबैको की तो उसके ऊपर सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी भी इंपोज हो रही है, सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी भी आ रही है बेटा, ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, और जीएसटी भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो दोनों एप्लीकेबल हो रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये पोस्ट जीएसटी इसके अंदर चेंज आया। अगर हम इसकी बात करें तो बेटा ये अल्कोहलिक के ऊपर कौन सी एंट्री के अकॉर्डिंग ये लोग टैक्स लगाते थे, एंट्री नंबर 54 के अकॉर्डिंग चेंज लगाते थे। तो अब जीएसटी के आने के बाद ये बेटा प्रायर जीएसटी लिखना आप इसको, और ये यहां पे हम लिखेंगे पोस्ट जीएसटी।
तो अब जीएसटी के आने के बाद क्या हो रहा है सर, आज भी अल्कोहलिक लिक्वर, बेटा मैं दोबारा से नहीं लिख रहा, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर आज भी क्या लग रहा है बेटा, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रही है। क्या इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है? हाँ जी। क्या इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है? नहीं लग रहा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा। पर अगर हम बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तो क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी अप्लाई हुआ? हाँ जी। यहाँ पे आपने लिस्ट देखी थी, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे, तो क्या उनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप बेटा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ही उसको हटा दिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे लगा सकती है? तो स्टेट गवर्नमेंट का भी यहाँ पे हटा दिया, दोनों का यहाँ से कट कर दिया। पर टबैको के ऊपर जीएसटी भी लग रहा है और सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी भी इंपोज की जा रही है। अगर यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं आपको बोलूं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं है और अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रायर जीएसटी हम लोगों ने ये कंपैरिजन किया एक्साइज ड्यूटी का। अब हम लोग जो कंपैरिजन यहाँ पे करने जा रहे हैं सीएसटी और वैट का, बेटा यहाँ पे हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक 92 कैपिटल ए की एंट्री होती थी जो कहती थी कि अगर इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अगर दिल्ली वाला यूपी में माल बेच रहा है तो उस केस के अंदर सीएसटी आ रहा था, और अगर दिल्ली वाला दिल्ली में माल बेच रहा है तो उस केस के अंदर वैट आ रहा था। और बेटा ये लोग कौन सी एंट्री से गवर्न करते थे? सीएसटी गवर्न करता था एंट्री नंबर 92 कैपिटल ए से, और बेटा वैट गवर्न करता था एंट्री नंबर 54 ऑफ स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं कि जीएसटी के आने के बाद सीएसटी में और वैट में क्या कंपैरिजन आया है कि अगर दिल्ली वाला आज यूपी माल बेचेगा तो सीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर दिल्ली वाला आज दिल्ली में माल बेचेगा तो उसमें वैट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। देखते जी पोस्ट जीएसटी क्या चेंज आया है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे हमने कौन सी एंट्री की बात की थी? हमने यूनियन लिस्ट में कौन सी एंट्री की बात की थी? हमने यूनियन लिस्ट में बेटा बात की थी 92 कैपिटल ए, हमने बात की थी 92 कैपिटल ए। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, 92 कैपिटल ए लिखा जाएगा ये, तो 92 कैपिटल ए ओमिटेड हो गई है। जो हमारा सीएसटी था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था बेटा, वो सब्स्यूम्ड हो गया है जीएसटी के अंदर, मतलब कि अब सीएसटी इंपोज नहीं किया जा रहा, अब सीएसटी इंपोज नहीं किया जा रहा। अब कौन से प्रोविजंस अप्लाई हो गए हैं? जीएसटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। ठीक है जी। बट बेटा आज भी मैंने आपको बताया कि अगर ये हमारे पास टबैको की बात करें तो अगर दिल्ली वाला दिल्ली में माल बेचेगा तो टबैको के ऊपर जीएसटी भी लगेगा और सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी भी इंपोज की जाएगी। और बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 54 हमारे पास थी जिसमें वैट लगता था, तो आज 54 मैंने आपको पढ़ा दी। 54 में ये चेंज आ गया है कि सर जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं आज भी उनके ऊपर वैट एप्लीकेबल है, और अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर आज भी वैट एप्लीकेबल है। इसके अलावा अगर बेटा दिल्ली वाला डीलर दिल्ली में माल बेचेगा तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। बट दो चीजों के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड एक अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बेटा अगर बात करें सर्विस टैक्स की तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? प्रायर जीएसटी बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि पहले मैं प्रायर जीएसटी बता रहा हूं और उसके बाद में पोस्ट जीएसटी क्या कंपैरिजन हुआ है, क्या चेंज आया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रायर जीएसटी एंट्री नंबर 97 रेसिडुअल एंट्री थी और यहां से सर्विस टैक्स को गवर्न किया गया था, सर्विस टैक्स यहां पे लगाया जाता था। क्या आज सर्विस टैक्स पोस्ट जीएसटी क्या सर्विस टैक्स है? देखते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें एंट्री नंबर 97 की, यहां पे मैंने लिखा नहीं है, एंट्री नंबर 97 भी ओमिटेड कर दी गई है। अब एंट्री नंबर 97 भी नहीं है, इसका मतलब कि जो हमारा बेटा सर्विस टैक्स था वो भी जीएसटी के अंदर सबस्यूम्ड हो गया है, खत्म कर दिया है हमने।
तो अब सर्विस टैक्स नहीं लगता है, अब हमारे पास क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है तो उसे जीएसटी ही पे करना होगा। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पूरा एक कंपैरिजन चार्ट मैंने अभी आपको बताया कि एक्साइज ड्यूटी का क्या कंपैरिजन हुआ, मैंने आपको सीएसटी और वैट का कंपैरिजन दिखाया, और मैंने आपको सर्विस टैक्स का यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया। अब जो मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन बताने जा रहा हूँ वो कस्टम ड्यूटी के रिगार्डिंग बताने जा रहा हूँ। तो कस्टम ड्यूटी बेटा एंट्री नंबर 83 से इंपोज की जाती थी यूनियन लिस्ट की। देखते हैं जी इसमें क्या हुआ। बेटा पोस्ट जीएसटी जो हमारी कस्टम ड्यूटी है एंट्री नंबर 83 यूनियन लिस्ट की, नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी। अब आप ये कह रहे होंगे सर कस्टम ड्यूटी तो खत्म हो गई है। बेटा नहीं, कस्टम ड्यूटी खत्म नहीं हुई है अभी, कस्टम ड्यूटी खत्म नहीं है। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है बेटा वो आज भी इंपोज की जा रही है। हाँ, जो कस्टम के अंदर बेटा सीवीडी लगती थी, काउंटर विलिंग ड्यूटी, और एक स्पेशल सीवीडी होती है बेटा जिसे हम लोग स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम भी बोलते हैं, ये सेक्शन 3(5) की होती है, ये जीएसटी के अंदर सबस्यूम्ड हो गई है। इसका मतलब बेटा नेट शेल में क्या रिजल्ट निकल के आया कि सर जो कस्टम का प्रोविजन है उसके अंदर सर आज भी बेसिक कस्टम ड्यूटी इंपोज हो रही है, पर सर जो दो ड्यूटी एडिशनल लगाई जाती थी, एक सीवीडी लगाई जाती थी और एक स्पेशल सीवीडी लगाई जाती थी बेटा सेक्शन 3(1) की और सेक्शन 3(5) की, ये अब खत्म हो गई है। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? इनकी जगह क्या हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा कि इनकी जगह क्या चेंज आया है। यहां पे बस मैं आपको कंपैरिजन ये करके दिखा रहा हूं कि जो हमारा 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर अमेंडमेंट आई है, चेंजेस आए हैं, क्या चेंज आए हैं। तो अगर मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूं, जितना भी मैंने कंपैरिजन करके दिखाया है यहाँ पे, सबसे पहले बेटा हमने एक्साइज ड्यूटी की बात की। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने किसकी बात की बेटा? एक्साइज ड्यूटी की। तो एक्साइज ड्यूटी में क्या चेंज आया कि सर आज भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इंपोज की जा रही है। और सर जो टैबैको है उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी है, एज वेल एज जीएसटी के प्रोविजंस भी उसके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमने सीएसटी की बात की, तो सीएसटी नो डाउट ओमिटेड कर दी गई, सीएसटी अब नहीं रहा, और वैट भी अब खत्म हो चुका है। बट दोबारा मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं, तो बेटा आज भी अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें और टैबैको की बात करें, तो अगर मैं टैबैको का एग्जांपल लूं तो दिल्ली वाला कोई टैबैको कहां बेच रहा है? दिल्ली के अंदर अगर वो बेच रहा है तो इस केस के अंदर बेटा उसमें जीएसटी भी आएगा और एक्साइज ड्यूटी भी आएगी, दोनों चीजें एप्लीकेबल होंगी। पर अगर कोई डीलर पेट्रोलियम प्रोडक्ट दिल्ली वाला दिल्ली में बेच रहा है तो बेटा उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो पीछे से लग के आई होगी, बट उसके ऊपर वैट भी एप्लीकेबल होगा, उसके ऊपर वैट भी एप्लीकेबल होगा। और अगर वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट दिल्ली वाला यूपी में बेचेगा तो उस केस के अंदर बेटा उसके ऊपर सीएसटी भी आएगा। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर आज भी बेटा वैट के प्रोविजन भी एप्लीकेबल होंगे और सीएसटी के प्रोविजन भी एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने सीएसटी पढ़ लिया, वैट पढ़ लिया, फिर हमने कंपैरिजन किया सर्विस टैक्स का। तो सर सर्विस टैक्स तो पूरा ओमिटेड हो गया, क्योंकि आप नाम से ही देख रहे होंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो सर्विस टैक्स तो पूरा ही के पूरा ओमिट कर दिया गया है। और अगर लास्ट में बात करें कस्टम ड्यूटी की, तो कस्टम ड्यूटी आज भी इंडिया के अंदर इंपोज है, बेसिक कस्टम ड्यूटी आज भी लग रही है, बट जो उसके साथ 2 ड्यूटी और लगती थी सीवीडी और स्पेशल सीवीडी, बेटा ये डिलीट कर दी गई है। ठीक है जी। तो ये कंपैरिजन था पोस्ट प्रायर जीएसटी और पोस्ट जीएसटी में हमारी टैक्स प्रोविजंस के अंदर क्या क्या चेंज आए। बेटा एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है वो देखते हैं। बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे टैक्सेस विच हैव बीन सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सबस्यूम्ड हो गए? बेटा सबस्यूम्ड होने का मतलब कि ये मर्ज हो गए हैं, अब ये टैक्सेस खत्म हो गए हैं और अब ओनली जीएसटी इनके ऊपर इंपोज किया जाएगा।
तो अगर मैं बात करूं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सबस्यूम्ड हो गई है जीएसटी के अंदर। इसका मतलब कि अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इंडिया में इंपोज नहीं की जाती। बट ये पूरा का पूरा 100% ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने कंपैरिजन किया कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड 1 टैबैको, इसके ऊपर आज भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या की जाएगी बेटा, इंपोज की जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पिछला कंपैरिजन पढ़ लिया है और उसको ध्यान में रखते हुए इन चीजों को आप समझ रहे हैं। उसके बाद बेटा बात करें ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, ये मैंने अभी आपको बताया, सीवीडी, स्पेशल सीवीडी, सर्विस टैक्स भी बेटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, सेस भी डिलीट हो चुके हैं, स्वच्छ भारत सेस अब नहीं है हमारे पास, केकेसी अब हमारे पास नहीं है यहाँ पे। अगर स्टेट के अंदर बात करें तो स्टेट के अंदर वैट खत्म हो गया, सीएसटी खत्म हो गया, परचेज टैक्स खत्म हो गया, लग्जरी टैक्स खत्म हो गया, एंट्री टैक्स खत्म हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म हो गया, एडवर्टाइजमेंट टैक्स खत्म हो गया, लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स खत्म हो गया। और बेटा जो स्टेट अपने सेस लगाती थी उन टैक्सेस को भी उन्होंने क्या कर दिया, खत्म हो गया। आ रही है जी बात समझ में? बेटा कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर सबस्यूम्ड नहीं हुए, खत्म नहीं हुए, देखते हैं जी। तो बेटा ये टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर सबस्यूम्ड नहीं हुए। नंबर 1 बेटा आज भी बेसिक कस्टम ड्यूटी इंपोज की जा रही है। और अगर अदर कस्टम ड्यूटीज की बात करें, जब बेटा आप कस्टम लॉ पढ़ेंगे सीएस फाइनल के अंदर, क्योंकि कस्टम बेटा आज भी सीएस प्रोफेशनल में है, सीएस प्रोफेशनल के अंदर जीएसटी 70 मार्क्स का रखा गया है इंक्लूडिंग कस्टम। तो वहां पे आप पढ़ेंगे सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी। चाइना आप बड़ा सुनते होंगे, चाइना से इंडिया में माल आ रहा है तो बेटा उसके लिए हमने सेफगार्ड ड्यूटी बना रखी है। उसी तरीके से एक्सपोर्ट ड्यूटी है, सेंट्रल टैक्सेस है बेटा ये। और अगर स्टेट टैक्सेस की बात करें तो बेटा ये सारे स्टेट टैक्सेस हैं जो अभी भी सबस्यूम्ड नहीं हुए हैं। अगर यहाँ पे बात करें स्टैम्प ड्यूटी है बेटा, आपका जो बिजली का बिल आता है उसमें अभी भी जीएसटी इंपोज नहीं की गई है। ठीक है जी। तो बेटा इस लेक्चर को हमने डिवोट किया, कंपैरिजन किया कि प्रायर जीएसटी हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से टैक्सेस थे और स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन से टैक्सेस थे जो पोस्ट जीएसटी सबस्यूम्ड कर दिए गए हैं और आज वो टैक्सेस इंडिया के अंदर एप्लीकेबल नहीं होते। बट टू द एक्सटेंट जहां पे वो एप्लीकेबल होते हैं, जैसे मैंने आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का बताया था, तो थोड़ा सा बेटा इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं एक अनाउंसमेंट यहाँ पे करना चाहूंगा। अगर जीएसटी के जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे हमारे आईसीएसआई ने हमारे सिलेबस में डाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर, तो जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर्स कंप्लीट करा रहा हूं, जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर्स कंप्लीट करा रहा हूं, आने वाली क्लास के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। और जब चैप्टर नंबर 1 बेटा हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आप मेरे से एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो इनके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो आप मेरे से ले सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। सर कौन से नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा? बेटा जो यहाँ पे पेन ड्राइव, अगर कोई स्टूडेंट्स पेन ड्राइव परचेज करना चाहता है तो मेरा नंबर वहां पे लिखा हुआ है, वैसे मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, 9990949602। अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं तो मैं आपको जो भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, मैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको फॉरवर्ड करूंगा। जैसे मैं सिंपली एक बेसिक क्वेश्चन बताता हूं कि पहले क्या होता था, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि वैट कौन सी एंट्री से गवर्न होता है, तो बेटा हम लोग आंसर टिक करके आते थे कि वैट एंट्री नंबर 54 ऑफ स्टेट लिस्ट से गवर्न किया जाता है। तो आज की डेट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा जीएसटी है, जीएसटी का जो कानून है वो कहां से इंपोज किया जा रहा है। तो आप अगर बेटा इसका आंसर देंगे तो आर्टिकल 246 कैपिटल ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका आंसर है कि जो हमारा जीएसटी का प्रोविजन आया है उसके लिए हमने एक नया आर्टिकल बनाया है, आर्टिकल 246 कैपिटल ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेटा आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर।